Hello dear students, to the explanation video of multiple choice question bank of subject environmental education and sustainability. I am Swati Ingre, course faculty. आज के इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस किस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल लॉ फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है जैव विविधता, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इस जैव विविधता को बचा कर रखना ये इंसान की जिम्मेदारी है. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो लॉ बनाया गया है वो कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बनाया गया है. यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कायोटो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पेरिस एग्रीमेंट एंड UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे कहा जाता है CBD. यूनाइटेड नेशन ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. उन्होंने एक मीटिंग लिया और उस मीटिंग में एक एजेंडा पास किया गया जिसे नाम दिया गया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD. ये हुआ 1992 में. इसके तहत यूनाइटेड नेशन ने सभी कंट्रीज़ को ये कंपल्शन किया कि उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अर्थात संविधान में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक लॉ बनाना होगा और ये सब नेशंस के लिए बाइंडेड रहेगा और उसी को कहा जाता है CBD, दैट इज़ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट डैश प्रोजेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, दैट इज़ NBAP इन इंडिया. अगर हम स्पेसिफिक इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया में ऐसी कौन सी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करती है. तो इस यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दैट इज़ NBA, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG. तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, जैसा कि इसमें बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात हुई है, तो सही जवाब है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी विच इज़ इन शॉर्ट कॉल्ड एज NBA. ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये इसका लोगो है और ये इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है. नेक्स्ट, डैश इज़ द टर्म फॉर द वेराइटी ऑफ जीन्स विद इन अ स्पीसीज़. यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी की एक लेवल का नाम पूछा गया है, जो लेवल इस तरह से डिफाइन की जाएगी कि एक ही स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनमें वैरायटी है जीन्स की. तो अगर हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो सबसे पहले हमें बायोडाइवर्सिटी की सभी लेवल्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है. तो बायोडाइवर्सिटी की 3 लेवल होती है, जेनेटिक, स्पीसीज़ और इकोसिस्टम. जब हम किसी एक ही स्पीसीज़, सिंगल स्पीसीज़ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो एक प्रजाति लेते हैं तो मैंगो एक स्पीसीज़ है, लेकिन मैंगो स्पीसीज़ में बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ जीन्स अलग अलग प्रकार होते हैं. जैसे कुछ आम जो है वो दशहरी कहलाते हैं, कुछ आम जो है वो हापुस कहलाते हैं. तो फल एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार के वैरायटी हमें देखने को मिलती है. इसे कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी. देन दूसरा होता है अलग अलग प्रकार के स्पीसीज़. जैसे फल की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो एक फल है मैंगो, देन दूसरा फल है एप्पल. तो ये 2 अलग अलग स्पीसीज़ है. अगर हम एनिमल्स में बात करते हैं तो डॉग एक स्पीसीज़ है, कैट एक स्पीसीज़ है, डियर एक स्पीसीज़ है. तो इस तरह के वैरायटी को कहा जाता है स्पीसीज़ वैरायटी. और जब जानवर अलग अलग अधिवास में रहते हैं या ऑर्गेनिज्म अलग अलग अधिवास में रहते हैं, जिसे कहते हैं इकोसिस्टम, कोई सिर्फ बर्फीले प्रदेश में रहता है, कोई डेजर्ट में रहता है ना, तो उसे कहा जाता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विद इन द स्पीसीज़, मतलब सिंगल स्पीसीज़ में सिर्फ जीन्स के बेसिस पे जब वैरायटी होती है तो उसे क्या कहा जाता है. तो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और फंक्शनल डाइवर्सिटी, इनमें से जो सही जवाब है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो हमारा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे B, जेनेटिक डाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, डैश इकोसिस्टम्स हैज़ द हाइस्ट बायोडाइवर्सिटी. अब
अगर हम हमारे अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के ऊपर अलग अलग जोन है, अलग अलग इकोसिस्टम है। किसी जगह पे डेजर्ट्स है, मतलब मरुस्थल है, किसी जगह पे ग्रासलैंड्स है, बहुत बड़ी बड़ी घास के क्षेत्र है, कहीं पे है रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत घने जंगल है और यहाँ पे बारिश बहुत होती है, बहुत ही अनुकूल वातावरण होता है। और कुछ प्रदेश को कहा जाता है टुंड्रा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी इकोसिस्टम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये इसका सही जवाब है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बहुत घना जंगल है जहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के लिए फेवरेबल कंडीशन है। वहाँ पे उन्हें खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ पे उनको एक प्रोटेक्टेड हैबिटेट मिलता है क्योंकि इंसान का वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Then next, dash is the primary national body responsible for biodiversity conservation in India. अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमने अभी पढ़ा था कि NBA एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए कौन सी संस्था काम करती है या कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो MCQ पैटर्न के क्वेश्चंस में हमें मैक्सिमम सारे ऑप्शन जो है वो एक समान यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सही हमारा जवाब है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे कहा जाता है MOEFCC। ये उसका लोगो है और ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करती है। देन नेक्स्ट, द वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ नोन फॉर। अब इस क्वेश्चन का अगर हमें जवाब देना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब क्या। तो ऐसी जगहें होती है जहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है, मतलब घना जंगल होता है, बारिश होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो ऐसी जगह को आइडेंटिफाई किया जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो अपने इंडिया में जो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें से एक हॉटस्पॉट का नाम है वेस्टर्न घाट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंडिया का मैप यहाँ पे बना हुआ है और ये जो येलो कलर का जो रीजन है जो वेस्ट साइड में है इंडिया का, इसे कहा जाता है वेस्टर्न घाट। यहाँ पे बहुत पहाड़ है, यहाँ पे बहुत घने जंगल है, जिसकी वजह से यहाँ पे 140 प्रजातियाँ पाई जाती है मैमल्स की, 260 प्रजातियाँ रेप्टाइल्स की, 510 प्रकार के बर्ड्स यहाँ पाए जाते हैं, 180 प्रकार के एम्फीबियंस यहाँ पे पाए जाते हैं और भी बहुत चीज़ है। मतलब इंडिया की अबाउट 25% बायोडाइवर्सिटी जो है वो वेस्टर्न घाट इस जगह पे पाई जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये वेस्टर्न घाट किस लिए जाना जाता है। तो हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, रिच बायोडाइवर्सिटी एंड मेनी एंडेमिक स्पीसीज एंड लैक ऑफ स्पीसीज एंडेमिज्म। तो इसका सही जवाब है रिच बायोडाइवर्सिटी एंड मेनी एंडेमिक स्पीसीज। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डैश इज़ द मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अब पोल्यूशन जो होता है वो दो तरह से हो सकता है, एक मैन मेड जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल और एंथ्रोपोजेनिक जो इंसानी द्वारा फैलाया हुआ होता है, और दूसरा होता है नेचुरल। इसमें पूछा गया है कि आर्टिफिशियल या इंसान के द्वारा कौन से टाइप का पोल्यूशन जो है वो होता है। तो हम ऑप्शन देखेंगे, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, ये नेचुरल होता है। फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग लगना, ये भी नेचुरल होता है। ओशन करंट्स मतलब बहुत ज़्यादा लहरें उठना, तूफान उठना समंदर में, तो ये भी नेचुरल होता है। तो फिर हमारा ऑप्शन कौन सा बचा? इंडस्ट्रियल एमिशन। तो इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है और इंडस्ट्री जो है वो इंसानों द्वारा चलाई जाती है। तो इसका सही जवाब है इंडस्ट्रियल एमिशन। नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ पोल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम नेचुरल इवेंट्स लाइक फॉरेस्ट फायर एंड वोल्केनिक इरप्शन। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक ज्वालामुखी फट रहा है। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत फोर्स से धूल का गुबार जो है वो निकलता है, जो काफ़ी दूर तक बहता है हवा के साथ और एयर पोल्यूशन करता है।
यहाँ पे एक जंगल है जिसमें आग लगी हुई है, जिसे फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इस तरह से जब पोल्यूशन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, आर्टिफिशियल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, नेचुरल पोल्यूशन कि वाटर पोल्यूशन। तो ये पोल्यूशन नेचुरल रीज़न से हो रहा है, इसके ऊपर इंसान का बस नहीं है या इंसान के द्वारा ये नहीं कराया गया, इसीलिए इसको कहा जाएगा नेचुरल पोल्यूशन। नेक्स्ट 9th, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पोल्यूशन। अभी हमने जो सवाल देखा उसी को यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शन में से नेचुरल पोल्यूशन कौन सा हो सकता है। तो प्लास्टिक वेस्ट इन ओशन, मतलब प्लास्टिक का पोल्यूशन इंसान द्वारा किया जाता है। देन सीवेज कंटामिनेशन, गंदा पानी जो है कंपनी से निकलता है, घरों से निकलता है, तो ये भी मैनमेड ही होता है। एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्रॉम द कार्स, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन इंसान द्वारा ही फैलाया जाता है। हमें नेचुरल पोल्यूशन चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, दैट इज स्मोक फ्रॉम अ वाइल्ड फायर। मतलब जब जंगल में आग लगती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तब बहुत ज़्यादा स्मोक फैलता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इट इज़ अ नेचुरल रीज़न। नेक्स्ट, डैश इज़ द मेजर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल पोल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान की एक्टिविटी के द्वारा कौन सा सबसे मेजर आर्टिफिशियल पोल्यूशन होता है। तो ये हम ऑप्शन को देख के थोड़ा टटोल के ही समझ सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन, ऑक्सीजन डिप्लीशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। तो इसमें से ये जो तीनों है बी, सी और डी, ये तो पोल्यूशन के टाइप है ही नहीं। तो पोल्यूशन का टाइप है नॉइस पोल्यूशन, जो इंसानों द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्लूड। अब पानी का पोल्यूशन होने के लिए बहुत सारे इंसानी रीज़न है, मैनमेड आर्टिफिशियल रीजन्स है, लेकिन कई बार वाटर पोल्यूशन जो है वो कुछ नेचुरल रीज़न से भी होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शन में से नेचुरल रीज़न से वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑयल स्पिल्स, मतलब जब समंदर में कोई जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका फ्यूल समंदर के पानी के ऊपर गिर जाता है, या कोई ट्रांसपोर्टेशन वाला जिसमें पेट्रोलियम ऑयल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसे जहाज़ का अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसका भी ऑयल पूरे पानी की सतह पर फैल जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज ऑयल स्पिल। देन हेवी मेटल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, तो कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है उसमें कंटामिनेंट्स होते हैं हेवी मेटल्स जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। देन ऑयल एंड केमिकल वेस्ट फ्रॉम द शिप। तो अगेन ये ऑयल, ये जो तीन रीज़न है ए, बी और डी, ये सब मैनमेड है। तो फिर नेचुरल रीज़न कौन सा है, तो सी, अल्गल ब्लूम्स विच इज़ कॉज्ड बाय द एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पानी का रिजर्वायर है, लेकिन ये पानी जो है वो पूरी तरह से हरा हरा ग्रीन दिख रहा है, और ये बिल्कुल भी किसी भी यूज़ करने के काम का नहीं है, ना पीने के लिए ना किसी डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इस पानी में बहुत ज़्यादा मात्रा में अलगी जो है उसका यहाँ पे उत्पादन जो है वो हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इस पानी में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, स्पेसिफिकली नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट जब पानी में बढ़ जाते हैं तो ऐसे पानी में अलगी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ये अलगी पानी की सतहों को पूरी तरह से कवर कर लेती है, जिसकी वजह से सनलाइट अंदर नहीं जा पाता, और सनलाइट नहीं पहुंचने की वजह से वो पानी और ज़्यादा पोल्यूट होते जाता है। तो इट इज़ द नेचुरल रीज़न कि अल्गल ब्लूम्स विच इज़ कॉज्ड बाय एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और इस जो प्रोसेस है जिसमें ऐसी अलगी बढ़ती है और ऐसा हरा हरा पानी होता है, उसको एक नाम भी दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट 12th, डैश इज़ एन आर्टिफिशियल और मैनमेड सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में सॉइल पोल्यूशन का नाम भी बहुत आगे है, क्योंकि मिट्टी का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि इंसानों द्वारा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन कौन सा है। तो अर्थक्वेक इंड्यूस लैंडस्लाइड, जब भूकंप आते हैं तो ज़मीन खसकती है, तो ये तो नेचुरल रीज़न हो गया है। देन नेचुरल सॉइल इरोजन, जैसे जब बरसात होती है तो पानी के साथ मिट्टी बह जाती है, या हवा चलती है, तूफान आते हैं तो मिट्टी उड़ जाती है। देन सॉइल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिकेइंग प्लांट मैटर, जब प्लांट डेड होते हैं तो उनके डेड बॉडीज़ जो है प्लांट्स की लीव्स वगैरह है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज करके फिर से मिट्टी बनाया जाता है। तो ये भी नेचुरल प्रोसेस है। हमें यहाँ पे आर्टिफिशियल पूछा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खेती है और यहाँ पे ये एग्रीकल्चरल रन ऑफ जो है वो बह रहा है। खेती में बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में, और ये जो एक्सेस ऑफ पेस्टिसाइड है ये मिट्टी में फैल जाते हैं और मिट्टी को बंजर बनाना शुरू करते हैं। ये मैनमेड रीज़न है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है वो इंसान ही कर रहा है। नेक्स्ट, डैश इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। अब
यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें पहचानना है कि सबसे मेन रूट कॉज या प्राइमरी कॉज सॉइल पोल्यूशन की कौन सी है। तो ओवर ग्रेजिंग, ऑब्वियसली जब जानवरों की ज़्यादा चराई होती है तो पोल्यूशन होता ही है, तो इट मे बी वन ऑफ द रीज़न। डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई, येस डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता ही है, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइमरी रीज़न आइडेंटिफाई करना है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिस्पोजल एंड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इंसान जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को मिट्टी में डंप कर रहा है, या फिर पेस्टिसाइड का जो वाटर जो है एग्रीकल्चरल फील्ड से बह के आता है और मिट्टी को, उसकी सुपिकता को कम कर रहा है। देन नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान आ जाते हैं, तो ये तो नेचुरल रीज़न है। तो सॉइल पोल्यूशन होने के लिए प्राइमरी कॉज जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का डिस्पोजल और यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। एक्सेसिव पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इंसानों द्वारा किया जाता है। देन सॉइल कंजर्वेशन मीन्स, अब सॉइल कंजर्वेशन नाम से ही समझ रहा है, ये इमेज से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी का हमको बचाव करना है, इसकी सुरक्षा करना है, इसकी सुपिकता को बरकरार रखना है और इसका इरोजन होने नहीं देना है। दैट इज़ कॉल्ड एज सॉइल कंजर्वेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। प्रिवेंटिंग द इरोजन ऑफ सॉइल एंड मेंटेनिंग इट्स फर्टिलिटी, उसकी मिट्टी की धूप नहीं होने देना और उसकी फर्टिलिटी मतलब सुपिकता बरकरार रखना। स्टोरिंग सॉइल इन लार्ज कंटेनर, ये जो मिट्टी है उसको बचाकर किसी कंटेनर में बचाकर रखना। यूजिंग सॉइल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, मिट्टी को इंडस्ट्रियल कामों के लिए इस्तेमाल करना, या नन ऑफ दी अबव, या इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो सॉइल का कंजर्वेशन मतलब सॉइल की धूप को, मिट्टी की धूप को रोकना और उसकी फर्टिलिटी को बरकरार रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब रहेगा। देन 15, डैश इज़ नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन। यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं सॉइल पोल्यूशन के, और यहाँ पूछा गया है कि सॉइल पोल्यूशन का कौन सा डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। कंटेमिनेशन ऑफ क्रॉप विद हार्मफुल केमिकल, तो ये तो डायरेक्ट इफेक्ट है, मिट्टी पोल्यूटेड रहेगी तो वो केमिकल्स जो है वो क्रॉप्स के अंदर भी जाएंगे। देन डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, खेती बाड़ी में जो प्रोडक्शन आता है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी की सुपिकता सॉइल पोल्यूशन से कम होगी तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं आएंगे। देन डिक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, अब ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिट्टी के पोल्यूशन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा सस्पेक्ट वाला आंसर हमें लग रहा है। देन लास्ट वाला देख लेते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, तो बिल्कुल मिट्टी का अगर पोल्यूशन होगा तो मिट्टी में जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे केचुआ हो गया और भी कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो उनकी डेथ हो जाती है, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तो नहीं हो सकता। तो सॉइल पोल्यूशन से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है या ग्रीन हाउस गैस जो है उसका एमिशन कम नहीं होता, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा डिक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन। देन नेक्स्ट, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब यहाँ पे कुछ वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज बताए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से किससे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है। तो पहला दिया हुआ है इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब कारखानों से बाहर निकलने वाला गंदा पानी। हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट को ही कहा जाता है डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरों से निकलने वाला गंदा पानी। और तीसरा दिया हुआ है एग्रीकल्चरल रन ऑफ, एग्रीकल्चरल रन ऑफ मतलब खेती बाड़ी में जो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उससे निकलने वाला गंदा पानी। तो वाटर पोल्यूशन के लिए इन तीनों में से तीनों ही जिम्मेदार है, इंडस्ट्रियल भी, हाउस होल्ड मतलब डोमेस्टिक भी और एग्रीकल्चरल भी। तो इसका सही जवाब होगा ऑल दी अबव। देन नेक्स्ट 70 नंबर के क्वेश्चन पे जाएंगे हम। हमारा क्वेश्चन है डैश इज़ कंसिडर्ड अ मेजर पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब पॉइंट सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जो हवा में पानी में मिलते बराबर पोल्यूशन करना शुरू करता है, तो उसे कहा जाता है पॉइंट सोर्स। तो वाटर पोल्यूशन का पॉइंट सोर्स कौन सा है? फर्स्ट दिया हुआ है रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड मतलब खेतीबाड़ी से निकलने वाला गंदा पानी। दूसरा डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से निकलने वाला गंदा पानी। पोल्यूशन फ्रॉम अर्बन एरियाज़, घरों से निकलने वाला जो कचरा होता है उससे होने वाला पोल्यूशन। या ऑयल स्पिल्स मतलब पानी में जब कोई शिप का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको ऑयल पानी के ऊपर फैल जाता है।
अब देखिए यहाँ पे ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट सोर्स मतलब पानी में मिलते बराबर पोल्यूशन कौन सा होगा। तो एग्रीकल्चरल फील्ड से जो गंदा पानी सल्फेट्स क्लोराइड्स वगैरह का निकलता है वो मिट्टी में पहले प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद फिर मिट्टी का पोल्यूशन स्टार्ट होगा, तो ये पॉइंट सोर्स नहीं हो सकता। देन पोल्यूशन फ्रॉम अर्बन एरियाज, जो कचरा वगैरह घरों से निकलता है वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ रहता है, फिर बारिश का पानी के साथ उस कचरे में से जो गंदगी है वो मिट्टी में या पानी में मिल जाती है, तो ये भी पॉइंट सोर्स नहीं कहलाएगा। ऑयल स्पिल्स जब होते हैं तो पानी के सतह के ऊपर ऑयल जमा हो जाता है, फिर सनलाइट का और ऑक्सीजन का पैसेज वो पानी के अंदर ब्लॉक कर देता है, अंदर ऑक्सीजन और सनलाइट नहीं जा सकता और फिर पॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो ये पॉइंट सोर्स नहीं है। पॉइंट सोर्स है डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज, कंपनी से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किसी कंपनी से आया हुआ पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन से ये गंदा पानी इंडस्ट्रियल वेस्ट इफ्लुएंट जिसे कहा जाता है ये डायरेक्टली पानी में, ये नदी में छोड़ा जा रहा है। जैसे ये मिलेगा वैसे ही तुरंत इस पानी का पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तो डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज इज द मेजर पॉइंट सोर्स ऑफ द वाटर पोल्यूशन, ये हमारा सही जवाब होगा। देन डैश डिसीजेस कैन बी कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। अब कुछ डिसीज़ होते हैं जो ख़राब पानी पीने की वजह से होते हैं, जिनको कहा जाता है वाटर बॉर्न डिसीज़। यहाँ पे कुछ डिसीज़ के नाम दिए हुए हैं, कॉलरा, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड इन्फ्लुएंजा। तो इसमें से जो इन्फ्लुएंजा है ये एयरबॉर्न डिसीज़ होता है, हवा में से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस ये भी एयरबॉर्न डिसीज़ होता है, टीबी जिसे कहा जाता है। देन मलेरिया ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो मॉस्किटो के अंदर पनपता है उस वजह से होता है, और मच्छर के काटने की वजह से होता है। गंदा पानी पीने की वजह से या वाटर पोल्यूशन की वजह से जो डिसीज़ होता है उसका नाम है कॉलरा, इसलिए इसका सही जवाब होगा कॉलरा। डैश केमिकल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूट्स टू वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले कौन से केमिकल की वजह से पोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फर्टिलाइज़र जिसको हम खाद कहते हैं, पेस्टिसाइड मतलब कीटकनाशक, हर्बिसाइड मतलब घास को मारने वाले, जो एक्स्ट्रा की घास होती है ना खेतीबाड़ी में उसको मारने वाले केमिकल्स, उनको हर्बिसाइड्स कहा जाता है। तो बिल्कुल इसके आंसर तीनों है, ये तीनों तरह के केमिकल एग्रीकल्चरल फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑल दी अबव। देन डैश इज़ द कॉमन पोल्यूटेंट फाउंड इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्री से जब गंदा पानी बाहर निकलता है तो उसमें से कौन से मेजर केमिकल, हार्मफुल केमिकल पाए जाते हैं, तो लीड ये एक हेवी मेटल है, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। ये अगर बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से अलग अलग प्रकार के मेंटल रिटार्डनेस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ हो सकते हैं। देन ऑयल, तो फैक्ट्री वगैरह में से ऑयल, ग्रीस, ये चीज़ें भी निकलती है। देन सल्फर कंपाउंड, इंडस्ट्रीज़ में से जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाली इंडस्ट्री है या और कोई केमिकल है वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ से गंदे पानी में सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा ही, सल्फर कंपाउंड निकलेगी ही। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया है ऑल दी अबव। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में लीड भी होता है, ऑयल भी होता है, सल्फर कंपाउंड भी होते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑल दी अबव। Then next, dash is the permissible limit of total dissolved solid, that is TDS in potable water as per BIS standard। तो मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया था कि पानी पीने लायक जो होता है उसे कहा जाता है पोर्टेबल वाटर, और ये पोर्टेबल वाटर कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में होनी चाहिए, उसकी परमिसिबल लिमिट क्या होनी चाहिए, ये बताने वाला एक स्टैंडर्ड है जिसे कहा जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, शॉर्ट में उसे कहते हैं BIS। इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पानी में TDS रहता है, मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में हार्डनेस ऑफ वाटर भी कहते हैं, तो कितनी लिमिट है उसकी, कितना हार्डनेस पानी में चलता है, कितना TDS चलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 500 mg पर लीटर, 1000 mg पर लीटर, 1500 mg पर लीटर और 2000 mg पर लीटर। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो है 500 mg पर लीटर। mg पर लीटर को ही ppm भी कहा जाता है, तो कभी एग्जाम में mg पर लीटर बोल सकते हैं, कभी ppm बोल सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग एक ही है। और पीने लायक पानी में जो हार्डनेस की या TDS की जो लिमिट है वो है 500 mg पर लीटर, दैट इज़ 500 ppm। देन नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। डैश इज़ द बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट। अब पानी को पोल्यूट करने के लिए जिस तरह से ये बहुत सारे केमिकल जिम्मेदार है, जो इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, खेतीबाड़ी से निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, उसी तरह से पानी के अंदर बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, जीवाणु होते हैं, जिनको कहा जाता है बायोलॉजिकल इम्प्यूरिटी।
जिनको कहा जाता है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पानी के अंदर कौन सी बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी होती है। फॉस्फेट, देन ई कोलाई बैक्टीरिया, हेवी मेटल एंड ऑयल स्पिल। तो फॉस्फेट ये तो प्योरली केमिकल होता है, हेवी मेटल ये भी केमिकल्स होते हैं, ऑयल स्पिल जो है वो ऑयल मतलब तेल पानी में आने की वजह से हो जाता है। तो ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरह से दिखता है, इसको ई कोलाई कहा जाता है। तो ये पानी के अंदर का बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट है। ये अगर पानी में प्रेजेंट रहता है तो ऐसे पानी के इंटेक करने की वजह से स्टमक से रिलेटेड अलग अलग बीमारियां और प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकते हैं। और पानी जो है वो शुद्ध है या नहीं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं, उसके लिए ये ई कोलाई की टेस्ट जो है वो की जाती है। नेक्स्ट 23rd, द टर्म यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था। इस तरह से ग्रीन ग्रीन वाटर जो वाली इमेज आपने इसके पहले भी दी हुई है, और मैंने आपको बोला था कि हम यूट्रोफिकेशन का क्वेश्चन आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, जब पानी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स, फॉस्फेट और नाइट्रेट, ऐसे केस में पानी में अलगी जो है उसका संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, शैवाल या काई जिसे हम बोलते हैं, और पूरा पानी की सतह जो है वो ग्रीन ग्रीन हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का और सनलाइट का पैसेज पानी के अंदर ब्लॉक हो जाता है, और वो पानी दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होने लगता है। उसमें से फाउल स्मेल आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ जाती है, और वो वाटर जो है पूरी तरह से पोल्यूट हो जाता है। एंड ये जो पूरी प्रोसेस है इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। ऑप्शन में दिया हुआ है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, एनरिचमेंट ऑफ वाटर विथ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू द excessive plant growth, then increase in the fish population and none of the above। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, enrichment of water with the nutrients specially the phosphate and the nitrates, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक्सेसिव अलगी की ग्रोथ हो जाती है, एंड देन वो प्रोसेस जो है वो फिनोमिना जो है ये कहलाया जाता है यूट्रोफिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन, डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम नॉइज़ पोल्यूशन के क्वेश्चंस के ऊपर आ गए हैं। तो जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज नॉइज़ पोल्यूशन। इसके भी अलग अलग रीज़न होते हैं, कुछ नॉइज़ पोल्यूशन इंसान के द्वारा किए जाते हैं, कुछ नेचुरल रीज़न होते हैं। इस क्वेश्चन में नेचुरल रीज़न पूछा गया है। तो पहला नेचुरल रीज़न यहाँ पे मतलब ऑप्शन दिया हुआ है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म का मतलब होता है बादलों का गड़गड़ाना। देन ट्रैफिक, तो ट्रैफिक तो मैनमेड होता है। इंडस्ट्रियल मशीन, इंडस्ट्रीज मैनमेड होती है। एरोप्लेन्स जो होते हैं वो भी मैनमेड होते हैं। यहाँ पे नेचुरल रीज़न पूछा है तो वो है थंडरस्टॉर्म। बिजली का कड़कना इट इज़ कॉल्ड एज लाइटनिंग, एंड थंडरस्टॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज बादलों का गरजना। तो इसका आंसर है थंडरस्टॉर्म। देन 25th, डैश इज़ द यूनिट यूज टू मेजर द नॉइज़ लेवल। यहाँ पे साउंड जो है या नॉइज़ जो है उसको कौन सी यूनिट से मेजर किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है वैट, देन डेसिबल दैट इज़ डीबी, देन वोल्ट एंड जूल। तो साउंड का जो यूनिट होता है उसे कहा जाता है डेसिबल, एंड इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। तो हम उसकी एक स्केल होती है, उस स्केल के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा साउंड हमारे लिए ऑडिबल है और कौन सा साउंड जो है वो हमारे लिए सुनने की क्षमता के बाहर है, वो बताया जाता है यूनिट डेसिबल में। देन डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया में नॉइज़ पोल्यूशन के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार होती है। पहला दिया हुआ है हेवी मशीनरी, बहुत भारी भरकम मशीनरी जो जब चलती है तो बहुत आवाज़ करती है। देन इंडस्ट्रियल एरिया के आजू बाजू में अगर बर्ड्स है तो उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। वाटर बॉडीज़, पानी के बहाव की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और विंड मतलब हवा के चलने की वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो एक्चुअली बर्ड की आवाज़ से या वाटर बॉडी से या विंड से कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। इंडस्ट्रियल एरिया में पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ हेवी मशीनरी। इतनी, जैसे आप यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख रहे हैं, यहाँ पे ये मशीन चल रही है और कंटिन्यूस मशीन चलती है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है। देन डैश 27, डैश डेसिबल लेवल डज नॉइज़ बिगन टू कॉज हियरिंग डैमेज विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में डेसिबल्स दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दी हुई है, और यहाँ पे पूछा गया है कि अगर लॉन्ग एक्सपोजर होता है इतने इंटेंसिटी से
तो कौन से डेसिबल कैपेसिटी पे इंसान को हेयरिंग डैमेज मतलब सुनने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो जाना, ये प्रॉब्लम हो सकता है। 60 डेसिबल, 85 डेसिबल, 100 डेसिबल एंड 120 डेसिबल। तो इसका सही जवाब जो है वो है 85 डेसिबल। अगर 85 डेसिबल का आवाज़ कंटिन्यूसली कोई इंसान लॉन्ग एक्सपोजर उसको होता है तो उसमें परमानेंट हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। देन डैश इज़ एन इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द नॉइज़ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पे इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई बहुत लंबे समय से नॉइज़ पोल्यूशन से गुजर रहा है तो उसके ऊपर, उसके हेल्थ के ऊपर क्या असर हो सकता है। इंसोमेनिया हो सकता है, उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी, या ऑल द अबो। तो यहाँ पे ऑल द अबो उसको हो जाएगा। इंसोमेनिया मतलब चीज़ें बार बार भूल जाना कि वो क्या कर रहे थे। होता है ऐसा कभी कि माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से हम भूल जाते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हियरिंग लॉस जो है वो हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑल दी अबो। देन 29 डैश इज़ द कॉमन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। तो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन में नॉइज़ पोल्यूशन का मेन कारण कौन सा होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कार एंड बसेस, तो कार और बस ट्रांसपोर्ट में ही आती है। उसके बाद एरोप्लेन्स, तो एरोप्लेन्स भी ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, ट्रेन भी ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं, इसलिए इसका जवाब रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। यहाँ पे कार्स भी है, देन प्लेन भी है, देन बस भी है, बाइक भी है, और साथ में कुछ और ह्यूमन मेड रीज़न भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन सभी की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो होता है। 30 डैश इज़ द की फंक्शन ऑफ द CPCB अंडर द एयर, दैट इज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। हमारे संविधान में एक कानून बनाया गया है जिसे कहा जाता है एयर एक्ट, एंड ये एयर एक्ट बना हुआ है 1981 में। इसका प्रावधान जो भी है, मतलब ये इस हिसाब से सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा देखा जाता है, जिसे कहते हैं CPCB, दैट इज़ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एयर एक्ट के अनुसार कौन सा काम है। तो यहाँ पे कुछ काम बताए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि CPCB कौन से काम कंट्रोल करता है। CPCB ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका काम क्या है? मॉनिटरिंग द एम्बिएंट एयर क्वालिटी, मतलब एयर क्वालिटी किसी शहर की अच्छी है या नहीं, उसके स्टैंडर्ड जो है वो बनाना। देन सेटिंग एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, देन प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंटल एजुकेशन, लोगों को जन जागृति करना, एनवायरमेंटल एजुकेशन पहुंचाना, एंड बोथ A एंड B, दैट इज़ मॉनिटरिंग एम्बिएंट एयर क्वालिटी एंड सेटिंग द एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि CPCB कंट्रोल करती है कि हवा की क्वालिटी बरकरार रखना और हवा की क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि उसमें ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, सल्फर कितना होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड करना, ये काम होते हैं CPCB के। अब ये प्रोवाइडिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, हमें ये भी लग सकता है कि ये भी तो उसका काम है, तो ये काम जो है ये CPCB ने SPCB को दिया हुआ है। अब SPCB मतलब होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जो CPCB है ये सेंट्रल लेवल पे काम करता है और SPCB जो है वो स्टेट लेवल पे काम करता है, और ये एनवायरमेंटल एजुकेशन पहुंचाने का काम जो है उसकी जिम्मेदारी SPCB की होती है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ आएगा बोथ A एंड B। देन डैश, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। डैश इज़ द फोकस ऑफ आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये काफ़ी सेंसिटिव सा सवाल है। पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रावधान जो है वो नहीं किए गए थे। जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऐसे क्लियर कट कोई भी प्रावधान नहीं थे। फिर उसके बाद सबने सोच विचार करके ये डिसाइड किया कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी कुछ कानून कायदे होने चाहिए, तो 2-3 कायदे जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए हैं, जिसमें से पहला प्रावधान जो है वो है 48A। और ये यहाँ पे पूछा गया है कि ये 48A जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसके ऊपर फोकस करता है। यहाँ पे उसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, सिर्फ जंगलों को बचाना। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, सस्टेनेबल तरीके से खेतीबाड़ी करना ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो और हमारा फ़ायदा भी हो। देन प्रोटेक्शन
एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना और उसकी क्वालिटी को और अधिक अच्छा करते जाना, एंड कंट्रोल ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, हवा का और पानी के पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करना। तो आर्टिकल 48A में स्पेसिफिक हवा का पोल्यूशन या वाटर का पोल्यूशन या फिर एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी या फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन, इसके बारे में ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया गया है। ये एक पूरे लेवल पे एक कानून है जिसमें बताया गया है कि ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि उसने अपने एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए और उसकी क्वालिटी को बरकरार रखना चाहिए। तो सही जो ऑप्शन इसका जो है वो है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। देन ये सेकंड सवाल भी जो है ये आर्टिकल 48A पे ही है। आपको लगेगा यहाँ पे ये 31 है, फिर यहाँ पे 33 कैसे आ गया? तो हमने आर्टिकल 48A के सारे क्वेश्चंस जो है वो एक साथ ले लिए हैं और उसके बाद जो 51G वाले के क्वेश्चन हैं वो हमने एक साथ ले लिए, इसीलिए यहाँ पे सीरियल नंबर आपको कम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। आर्टिकल 48A इंक्लूड्स इन द ईयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन डैश ईयर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे संविधान में एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी लॉ पहले नहीं था, इसको बाद में इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये 48A आर्टिकल जो है ये हमारे संविधान में कब कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस कराया गया, 1947, 1976, 1986 एंड 1991। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1976। तो ये प्रावधान जो है ये हमारे संविधान में 1976 में ऐड किया गया। देन 34 डैश अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 48A। अब हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं था, तो जब संविधान ये एक बहुत बड़ी किसी भी देश के लिए एक बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, और ये जो है ये किसी साधारण लोगों ने बनाया हुआ नहीं होता है, पूरी एक कमेटी होती है, पूरा एक प्रोसीजर होता है। अब अगर उसमें कुछ नया प्रावधान ऐड करना है या उसमें कोई करेक्शन कराना है तो उसके लिए पूरी एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिस प्रोसेस को कहा जाता है अमेंडमेंट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 48 को ए को ऐड करना ये कितवे नंबर का अमेंडमेंट था, मतलब इसके पहले भी कोई और चीज़ों से रिलेटेड उसमें बदलाव किए गए होंगे या कोई चीज़ें ऐड की गई होगी। तो ये एनवायरनमेंट रिलेटेड जो 48A आर्टिकल है ये कितवे नंबर का अमेंडमेंट या कितवे नंबर का बदलाव था? तो 42nd नंबर का, 44th नंबर का, 52 नंबर का, 73 नंबर का। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है कि ये था 42nd, मतलब 42वां अमेंडमेंट, 42वां बदलाव हमारे संविधान में जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे किया गया था। तो ये जो अमेंडमेंट है ये आया था 1976 में, और ये 42nd नंबर का जो है वो बदलाव था, और ये हमारे एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में और उसके क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट के बारे में था। देन डैश इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 48A। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, इसमें से आर्टिकल 48A का प्रिंसिपल क्या है वो हमें बताना है। द स्टेट शॉल एंडेवर टू प्रोवाइड एडिक्वेट फूड फॉर ऑल, सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए। द स्टेट शॉल प्रोवाइड एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, सिर्फ एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए। द स्टेट शॉल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सबको फ्री में मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। द स्टेट शॉल इंश्योर द हेल्थ केयर फॉर ऑल सिटीजन, सबके लिए आरोग्य की सुविधा जो है वो स्टेट ने कराई देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये आर्टिकल 48A का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो वो है एक्चुअल में जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। द स्टेट शॉल endeavor to maintain and improve the environment as well as to safeguard the country's forest and wildlife। तो इसका सही जवाब जो है the state shall protect and improve the environment, ये 48A में कहा गया है। Then next 32 dash article of the Indian Constitution envision the protection of improvement of the environment as a fundamental duty। हमारे संविधान में एक दूसरा और आर्टिकल ऐड किया गया है जो किसी भी सिटीज़न की, इंडियन सिटीज़न की कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरनमेंट के प्रति वो बताता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस आर्टिकल का नाम या नंबर क्या है। आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 51A, जिसमें है क्लॉज G।
ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये जी नंबर का क्लॉज है जो एक इंडियन सिटीज़न की हमारे एनवायरनमेंट के प्रति क्या जिम्मेदारी है उसके बारे में बताता है। ये देखिए यहाँ पे ये आर्टिकल 51A(G) का स्टेटमेंट मैंने डाला हुआ है कि इट्स अ ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment including the forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for all living creature। ये एक इंडियन सिटीज़न की जिम्मेदारी है कि उसने हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए और उसने फॉरेस्ट मतलब जंगल, लेक्स, तालाब, रिवर्स और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए और हर जीवित क्रिएचर के प्रति कंपैशन मतलब सद्भावना जो है वो उसने रखनी चाहिए। ये बताया गया है आर्टिकल 51A(G) में। देन duties under the included under the article 51A(G) of the Indian Constitution to safeguard the public health, to promote the welfare of children, to protect and improve the environment and to ensure the economic quality। तो आर्टिकल 51A(G) में बताया गया है कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और उसको इम्प्रूव भी करना है, इसलिए हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। अंडर डैश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर सिटीजन एंकरेज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सिटीजन को एंकरेज करने के लिए और उसको उनकी ड्यूटी बताने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से नंबर का आर्टिकल है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि वो है आर्टिकल 51A जिसमें क्लॉज जी में ये जानकारी जो है वो दी गई है। देन 37 डैश इज द प्राइमरी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ इनैक्टेड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे पहला लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है वो कौन से लॉज है। तो पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में बना हुआ है। देन एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में बना हुआ है। देन वाटर एक्ट जिसको कहते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड ऑल दी अबव। तो एक लॉ जो है वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा है, एक एयर के प्रोटेक्शन के लिए है, एक वाटर के प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये तीनों लॉज जो है ये हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं, इसीलिए हमारा जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑल दी अबव। Then 38 the dash environmental law is directly related to the concept of environmental impact assessment। अब environmental impact assessment मतलब कौन सी एक्टिविटी करने के बाद environment के ऊपर कौन सा असर होगा, इसका एक जो है मैप बनाया जाता है, इसका एक एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है जिसे कहा जाता है environmental impact assessment। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा कौन सा लॉ है जो ये environmental impact assessment कैलकुलेट करता है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जैसे कि ये एनवायरनमेंट के बारे में है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, दैट इज़ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो कानून में आया है 1986 से। देन डैश एनवायरमेंटल एक्ट इज़ डिज़ाइंड टू रेगुलेट द पोल्यूशन इन द वाटर बॉडीज़। पानी के पोल्यूशन की रोकथाम करने के लिए और उसकी क्वालिटी को बरकरार करने के लिए कौन सा लॉ बनाया गया है। तो ये वाटर से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974। ये हमारा सही जवाब रहेगा क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में है, यहाँ पे एयर के बारे में है, यहाँ पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ओवरऑल के बारे में है। और अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक वाटर बॉडीज़ के पोल्यूशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो हमारा सही जवाब रहेगा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। Then 41 dash Ministry of India is responsible for implementing the environmental protection laws under the Constitution। हमारे संविधान में एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के प्रति जो भी लॉज बनाए गए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती है, उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो प्रोटेक्शन के बारे में नहीं बात करेगी, वो फाइनेंशियल क्राइसिस और फाइनेंशियल सोल्यूशंस के बारे में बात करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के प्रोडक्शन के लिए बात करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ
ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो आरोग्य के क्षेत्र में बात करेगी। तो जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड लॉज का रेगुलेशन देखा जाता है वो देखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से। देन डैश इज़ द एम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। 1980 में जो जंगलों को बचाने के लिए एक्ट बनाया गया है उसका प्राइमरी एम क्या है? टू रेगुलेट द एयर पोल्यूशन, टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड प्रिवेंट द डिफॉरेस्टेशन, टू रेगुलेट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड टू कंजर्व द वाटर रिसोर्स। तो पहले नंबर का और फोर्थ नंबर का ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये एयर और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। देन बी और सी में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो हमारा सही जवाब जो है इसमें रहेगा टू कंजर्व द फॉरेस्ट, क्योंकि जब फॉरेस्ट ही बचे हुए रहेंगे तभी हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना मतलब जंगलों की कटाई को रोकना और फॉरेस्ट को कंजर्व करना, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का मेन उद्देश्य है। देन 43 नंबर का क्वेश्चन हमारा है डैश कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रमोट्स द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट सबको मिलना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51AG, देन आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 48A में तो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है। 51A में तो एक नागरिक की, एक सिटीज़न की क्या जिम्मेदारियां है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 21। तो हमारा सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। देन डैश एक्ट इज़ एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ इन द इंडिया। इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एक्ट है? तो इस नाम से ही हमें पता चल जाएगा, ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफ के लिए चाहिए, तो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देन 45 डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अगर कोई हम इंडिविजुअल एनवायरनमेंट को बचाना है ऐसा बोलेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, मोर्चा कहीं लेके जाएंगे, ये तो पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी हो गई। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो इंडिविजुअल लेवल पे हम करेंगे तो हम एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव लोगों को इकट्ठा करके करना, ये इंडिविजुअल लेवल पे रहेगा। कि सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और करो ऐसा बोलते जाना। इग्नोरिंग द वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे का बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करना। एंड प्रमोटिंग द डिफॉरेस्टेशन, मतलब लोगों को और जंगलों की कटाई करो इसके लिए प्रमोट करना। तो ये बिल्कुल 3 ऑप्शन गलत है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन नहीं करना है, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करना है, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। डिफॉरेस्टेशन तो सबसे बुरी चीज़ है, हर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का ये जो है ये मुख्य कारण है, तो ये बिल्कुल ऑप्शंस नहीं रहेंगे। अगर हमें इंडिविजुअल लेवल पे करना है तो हम ट्री प्लांटेशन से शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ झाड़ लगा दिए और हो गया, ऐसा भी नहीं। अगर हमने पेड़ लगाया है तो उसकी हमको देखभाल भी करनी है, उसको एक बड़ा पेड़ जो है वो बनाने तक हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। देन 46 डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल NGO इनिशिएटिव। तो अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो अब तक हम सब रूल्स एंड रेगुलेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज बनाए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लॉज बनाए गए हैं, आर्टिकल्स बनाए गए हैं, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। लेकिन कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जिनको NGO कहा जाता है, उनकी क्या जिम्मेदारी है? प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ विदाउट रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल की ग्रोथ होने देना। ऑर्गेनाइजिंग बीच क्लीन अप ड्राइव्स, जो भी समुद्र का किनारा होता है उसको साफ करने वाले ड्राइव या पानी को साफ करने वाले ड्राइव। देन एनकरेजिंग द डिफॉरेस्टेशन और करो बताना। रिड्यूसिंग द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को कर्टल करना। तो ये बिल्कुल यहाँ पे कुछ गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं। NGO का काम जो है वो ना कि एनवायरनमेंट को बिगाड़ना है, ताकि ये काम है कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द बीच क्लीन अप ड्राइव्स। देन 47 डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट ये एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर तरफ से वेस्ट आ रहा है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, और अगर हमने इसका मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं किया तो ये काफ़ी सीवियर हो सकता है।
तो पब्लिक पार्टिसिपेशन का वेस्ट मैनेजमेंट में क्या रोल है? रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द वेस्ट, वेस्ट को कम करना, उसको फिर से यूज़ करना, उसको रिसाइकल करना. इग्नोरिंग द वेस्ट डिस्पोजल रेगुलेशन, कैसे भी वेस्ट का डिस्पोजल कर देना, कहीं पे भी फेंक देना. देन इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जैसे चाय के कप होते हैं, खाने पीने के डिस्पोजल होते हैं, उसको प्रमोट करना. एंकरेजिंग द लैंडफिल डंपिंग, मतलब कहीं पे भी कचरे को जाकर फेंक देना या डंप कर देना, उसको एंकरेजमेंट करना. तो ये तो बिल्कुल गलत जा रहे हैं. सही ऑप्शन है रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द वेस्ट, ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो और सस्टेनेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे. Then 48. Dash is a major environmental issue that requires the public awareness. यहाँ पे कुछ environmental issue दिए हुए हैं और पब्लिक में उसके ऊपर अवेयरनेस या मतलब जन जागृति फैलाना क्यों ज़रूरी है और मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है तो हमें आइडेंटिफाई करना है. ओवर फिशिंग, बहुत ही ज़्यादा मछली को पकड़ना. देन एयर पोल्यूशन, मतलब हवा का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है. देन डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है. तो ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है. जितनी ज़्यादा फिशिंग होगी उतना पानी और पोल्यूट होगा, क्योंकि फ़िश जो होती है वो पानी को साफ़ करने का काम करती है. एयर पोल्यूशन, ये तो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज्वलंत विषय जिसे हम कह सकते हैं. डिफॉरेस्टेशन तो हर तरह के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की जड़ है. इंसान जो है वो लोक संख्या बढ़ रही है और उनके लिए इंडस्ट्रीज चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए, देन कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए जगह ही चाहिए. तो अंधाधुंध जंगलों की कटाई जो है वो कर रहा है. तो लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑल दी अबव. देन 49. बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू. बायोडाइवर्सिटी हमने जैसे शुरुआत की थी हमारे वीडियो की, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता. तो वेराइटी ऑफ स्पीसीज़ अलग अलग प्रकार की इस हमारे सुंदर से प्लैनेट अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है, जिसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी. द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन अ रीजन, द वेराइटी ऑफ स्पीसीज, जेनेटिक वेरिएशन एंड इकोसिस्टम, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन एंड द फूड चेन्स विद इन एन इकोसिस्टम. तो जैव विविधता का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के स्पीसीज़ के अंदर जेनेटिक वेरिएशन की वजह से अलग अलग टाइप्स होते हैं और उसके बाद अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम, मतलब कुछ सिर्फ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कुछ सिर्फ डेजर्ट इकोसिस्टम, तो उसे कहा जाता है जैव विविधता. द वेराइटी ऑफ स्पीसीज़, जेनेटिक वेरिएशन इन एन इकोसिस्टम. देन 50 नंबर. डैश इज़ द मेजर थ्रेट टू दी बायोडाइवर्सिटी. सबसे पहले तो हमें थ्रेट शब्द का मीनिंग जो है वो समझना है. थ्रेट शब्द का मीनिंग होता है खतरा. तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता को आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा क्या है? नेचुरल डिज़ास्टर, मतलब जो भूकंप आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, तूफान आते हैं, उसको नेचुरल डिज़ास्टर्स कहते हैं. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब जनरली ये बायोडाइवर्सिटी जंगलों में रहती है और इंसान जो है वो जंगलों को काट रहा है, डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, उनकी जगह को कैप्चर कर रहा है. देन सीजनल चेंजेस मतलब मौसम का बदलाव. एंड विंड पैटर्न मतलब हवा जो बहती है उसमें होने वाले बदलाव. तो ये विंड पैटर्न, इसके लिए तो जानवर यूज टू होते हैं. सीजनल चेंज जो है वो तो होने ही वाले हैं. नेचुरल डिज़ास्टर, इसके ऊपर इंसान का या एनिमल्स का भी कोई भी कंट्रोल नहीं है. लेकिन बायोडाइवर्सिटी के लिए जो सबसे मेजर थ्रेट है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. ऑर्गेनिज्म जंगलों में रहते हैं क्योंकि जंगलों से उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वातावरण मिलता है, उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती है. इंसान जिस तेज़ी से जंगलों को काट रहा है, आप ये फिगर में देख सकते हैं ये कितना घना जंगल है, लेकिन ये वाले पूरे एरिया में डिफॉरेस्टेशन हो गया है, जंगलों को काट दिया गया है. तो इस जगह पे वो जानवर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, उनको यहाँ जाना पड़ेगा और उनकी जगह कम होते जा रही है. उनको खाने पीने की चीज़ें जो है वो कम मिलती जा रही है, जिसकी वजह से उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती है और उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो मेजर थ्रेट है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. हैबिटेट का मतलब होता है रहीवास, और इंसान उनके रहीवास मतलब जंगलों को बहुत ही तेज़ी से नष्ट कर रहा है. डैश एक्टिविटीज़ इज मोस्ट लाइकली टू कंट्रीब्यूट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये सेम ही क्वेश्चन है, 50 नंबर का और 52 नंबर का. क्वेश्चन का मीनिंग बिल्कुल सेम है और उसका आंसर भी सेम है. यहाँ पे हमने ऑप्शन चुना है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. यहाँ पे सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस ये नहीं हो सकता. देन डिफॉरेस्टेशन
डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई, यस यही बायोडाइवर्सिटी को सबसे बड़ा थ्रेट है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, ये तो अच्छी चीज़ होती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। एंड इको टूरिज्म से बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इको टूरिज्म में ये सारी चीज़ों, उनके प्रोटेक्शन के बारे में सारा जो प्रिकॉशन है वो लिया जाता है। तो सही आंसर हमारा रहेगा डिफॉरेस्टेशन। देन नेक्स्ट, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन लीड टू, अगर इसी तेज़ी से इस धरती के ऊपर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होते रहा तो क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, डिक्रीज इन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ये जो हमारी इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इंक्रीज अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमें और ज़्यादा रिसोर्स जो है वो मिलने लग जाएंगे। और मोर डाइवर्स फूड वेब, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा अच्छी फूड वेब जो है वो बन जाएगी। एंड रिड्यूस्ड कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द स्पीसीज, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया तो जो कंपटीशन होती है जानवरों के बीच में फूड के रिलेटेड या कोई भी रिसोर्सेज के रिलेटेड, वो कंपटीशन कम हो जाएंगी। तो सीधा सीधा अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक तराजू में बताया है कि अर्थ है हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये एक बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का फूड चेन में हर जगह पे फंक्शन जो है वो फिक्स है। अगर फूड चेन में एक भी जानवर गायब हो जाता है तो उस पूरी फूड चेन का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। फूड चेन का बैलेंस बिगड़ जाएगा, अल्टीमेटली इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम, ये इसका सही जवाब है। देन 53 नंबर के क्वेश्चन पे हम आए हैं। डैश इज़ द मेन कॉज ऑफ द करंट ग्लोबल डिक्लाइन इन द बायोडाइवर्सिटी, हमारे इस धरती के ऊपर ये जो बायोडाइवर्सिटी दिन ब दिन कम हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है। क्लाइमेट चेंज मतलब ऋतुओं का, मौसम का बदलाव। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण जो इंसान के द्वारा हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंसान जो है जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज का कर रहा है। एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान जो है वो जंगलों की कटाई करके जानवरों के जो रहने के ठिकाने हैं उनको बर्बाद कर रहा है। तो बिल्कुल हमने इसके पहले भी 2 क्वेश्चंस में ये सेम जवाब डिस्कस किया है कि बायोडाइवर्सिटी कम होने के पीछे, उसका लॉस होने के पीछे सबसे बड़ा जो जिम्मेदार रीज़न है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानों के द्वारा। Then the biodiversity hotspot in India initiative is aimed at conserving the dash type of biodiversity, हमारे इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिसाइड किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, और उनका जो मेन काम है वो क्या है, कौन से स्पीसीज़ को बचाना, कौन से टाइप के बायोडाइवर्सिटी को बचाना, एंडेमिक स्पीसीज़, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी की टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी। अब टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। देन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी मतलब जंगलों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म। और एंडेमिक स्पीसीज मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी स्पेसिफिक जगह पे ही पाए जाते हैं और बाकी वर्ल्ड में फिर दूसरी जगह पे कहीं भी पाए नहीं जाते। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो काम करती है किसके प्रोटेक्शन के लिए, एंडेमिक स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी स्पेसिफिक वातावरण में ही पनप सकते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह पे ही पाए जाते हैं। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन यूनिक जियोग्राफिकल लोकेशन एंड नोवेयर एल्स ऑन दी अर्थ। ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर हम गेंडा की बात करते हैं, राइनोसोर्स, तो वो आसाम में पाया जाता है लेकिन वो इधर हमारे महाराष्ट्र में पाया नहीं जाता। देन महाराष्ट्र का कोई ऑर्गेनिज्म है जो उधर आसाम में पाया नहीं जाता। तो इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का काम कि एंडेमिक स्पीसीज को जो है वो बचाना है। देन 55 डैश इज़ द सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट initiative in India that focuses on the documentation and conservation of species। तो हमारे इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी के असेसमेंट का इनिशिएटिव है वो कौन से संस्था के द्वारा लिया जाता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRS, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। तो ये जो अलग अलग स्पीसीज़ है उसको बचाने का काम जो है वो किया जाता है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। ये एक इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संचालित संस्था है जिसे कहा जाता है BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका काम होता है कि ये कोई भी स्पीसीज़ के कंजर्वेशन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखता है, ये उसका लोगो है।
और इसका नाम है BSI। देन 56 नंबर के क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। डैश इज़ द स्ट्रेंथ इन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया। हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है दैट इज़, हाँ, हमें स्वॉट एनालिसिस करना है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देन ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस और टी का मतलब होता है थ्रेट। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ क्या है। तो हमारे बायोडाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ ये है कि यहाँ पे कोई सिंगल टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म एंड रिच बायोडाइवर्सिटी मतलब किसी वातावरण में रहने वाले स्पेसिफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। देन लैक ऑफ इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन एंड पॉलिसीज़, ये बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी स्ट्रेंथ नहीं है। देन हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा शहरीकरण जो है वो ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे नहीं होता है। तो हमारे इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर भी कितने सारे अलग अलग प्रकार के फिश और अलग अलग प्रकार के प्लांट, कोरल्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के जंगल है, जंगलों में अलग अलग प्रकार के झाड़ है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। देन डैश इज द की वीकनेस। अभी हमने स्ट्रेंथ की बात की कि बायोडाइवर्सिटी की स्ट्रेंथ क्या है, कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और बहुत सारे एंडेमिज्म मतलब अलग अलग स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ हमारे इंडिया में ही पाए जाते हैं, बाकी वर्ल्ड में कहीं पे भी पाए नहीं जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास है। ये हमारी स्ट्रेंथ है। अब ये 57 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया की वीकनेस क्या है। द स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज, तो लॉज का स्ट्रिक्ट होना ये वीकनेस नहीं हो सकता, ये तो स्ट्रेंथ है। देन लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये हो सकता है। देन हाई कंजर्वेशन फंडिंग, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग की जाती है इसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। देन अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे यहाँ पे अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन भी उतने ही तेज़ी से जो है वो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो है, मेन मतलब एक्चुअल आंसर जो है वो है लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस। हमारे यहाँ पे लोग मतलब शानो शौकत के खातिर बहुत सारे जानवरों के शिकार करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा हाथी जानवर, उसको इन लोगों ने मार दिया है और उसको मारने के बाद ये लोग इसके साथ फ़ोटो निकाल रहे हैं और इनके चेहरे के ऊपर कोई भी मतलब ऐसा गम या कोई भी शिकवा नहीं दिखाई दे रहा है कि हमने इतने बड़े जानवर को मारा। हाथी को क्यों मारा जाता है? आइवोरी के लिए, मतलब उसके ये जो हाथी दांत होते हैं इसकी कुछ इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होती है, तो पैसे के खातिर मारा जाता है इतने बड़े जानवर को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी जो हम कैट प्रजाति के जो जानवर बोलते हैं जैसे शेर हो गया, उनकी यहाँ पे खालें पड़ी हुई है, तो ये इसके लिए इन जानवरों को मारा जाता है। तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर हम इतने तेज़ी से इन लोगों को मारते जाएंगे, इन स्पीसीज़ को मारते जाएंगे, तो हमारे इकोसिस्टम का, हमारे धरती का बैलेंस जो है वो बिगड़ सकता है। और ये सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए धोखा जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसका सही जवाब है कि हमारे पब्लिक को बिल्कुल भी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन का अवेयरनेस नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी स्टूडेंट्स लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हम इसके बारे में अवेयर होते हैं तो हम सबको अवेयर करना चाहिए। देन 58 एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया इंक्लूड्स। तो अब हम अपॉर्चुनिटी पे आए हैं, एक हमारा स्ट्रेंथ हो गया बायोडाइवर्सिटी का, एक वीकनेस हो गया। अभी हम अपॉर्चुनिटी वाले क्वेश्चन पे आए हैं कि हमारे बायोडाइवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इंक्रीज टूरिज्म एंड इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी, येस, हमारे पास इतनी अच्छी प्रजातियाँ हैं तो दूर दूर के देश के लोग जो है जिनको इसमें इंटरेस्ट होता है वो हमारे जंगलों को देखने के लिए आते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीसीज़, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। देन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। देन इनक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को फॉरेस्ट ट्री के साथ बाइंड करना, ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो हमारी अपॉर्चुनिटी है इको टूरिज़म। इको टूरिज़म में हम इकोलॉजी भी बरकरार रख सकते हैं, इक्विटी का भी ध्यान रखते हैं, और इकोनॉमी मतलब अगर जितने ज़्यादा जो सैलानी हैं बाहर देश के लोग हमारे देश में टूरिज़्म के लिए आएंगे तो हमारे देश को उससे भी फ़ायदा जो है वो हो सकता है। देन 59 डैश इज़ द मेजर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को जो मेजर खतरा कौन सा है,
तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन, यस, हमने 3-4 क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया है कि अधिवास जो है वो जानवरों का, ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये खुशहाल जंगल है ना। तो यहाँ पे सभी पक्षी अच्छे से रह रहे हैं, पानी शुद्ध है, सब हेल्दी है, वातावरण भी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब तरफ पोल्यूशन है, कहीं पे फॉरेस्ट फायर हुआ है, जंगल सूख गए हैं, जंगलों की कटाई हो गई है, पानी जो यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड वाटर है, जानवरों की हालत जो है बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई है, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे हुआ है। तो ये देखने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत भयावह स्थिति है, यहाँ पे बहुत खुशहाल स्थिति है। तो मेजर थ्रेट हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को वही है कि इंसान जो है वो अपनी एक्टिविटी से डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, शहरीकरण करने के लिए जंगलों को अंधाधुंध कट कर रहा है, उसको काट रहा है। उसको नहीं पता कि आगे आने वाले सालों में इसका कितना ज़्यादा बड़ा भुगतान उसको जो है वो करना पड़ेगा। तो सही जवाब है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड अर्बनाइजेशन। देन डैश इज़ द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगर हमें हमारे इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को बचाना है तो हम कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो है। तो अब अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो हमें अल्टीमेटली बचाना पड़ेगा उनके अधिवास को, मतलब उनके हैबिटेट को। और जो सारे वाइल्ड लाइफ होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए और प्रोटेक्टेड एरिया जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। और ऐसे जगह होती है ये जहाँ पे इंसानों का, किसी भी साधारण इंसानों का जाना जो है वो बिल्कुल मना होता है, ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है। तो एस्टेब्लिशिंग मोर नेशनल पार्क्स एंड प्रोटेक्टेड एरिया, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। इंक्रीजिंग लॉजिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इतना करके सिर्फ नहीं होगा। प्रमोटिंग मोनोकल्चर फार्मिंग इन फॉरेस्ट रीजन, तो ये तो अलाउड ही नहीं करना चाहिए। देन रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन इफोर्ट, बिल्कुल नहीं। अगर गवर्नमेंट ने इसमें ध्यान नहीं दिया, सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो ये और ज़्यादा बदतर स्थिति जो है वो हो सकती है, इसलिए गवर्नमेंट तो चाहिए। तो मेन इसका आंसर है एस्टेब्लिशिंग मोर नेशनल पार्क एंड प्रोटेक्टेड एरिया। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्रोटेक्शन जो है वो जंगली जानवरों को और प्लांट्स को जो है वो दिया जाना चाहिए। कॉमन लोगों का ऐसे क्षेत्र में जाना आना पूरी तरह से बंद जो है वो होना चाहिए। देन थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन बैंक आपको यूज़फुल रहेगी पढ़ाई करने के लिए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।